ईरान के अंदर आज के टाइम पर मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। करेंसी टोटली कोलैप्स हो चुकी है। $1 की वैल्यू 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर। अब तक थाउजेंड्स ऑफ ईरानियों की डेथ हो चुकी है इस प्रोटेस्ट में, और ईरान की सड़कों पे एक ही आवाज गूंज रही है, डेथ टू द डिक्टेटर। ये कोई वार्निंग नहीं, आज के टाइम पर अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर खड़ा है, क्योंकि जब खाने को रोटी ना हो, पैसेकार हो जाए, तो लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करते, फिर वो सिस्टम को चैलेंज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज इन्हीं प्रोटेस्ट के पीछे के कारणों को देखेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये समझने की कोशिश करेंगे ईरान एंड मिडल ईस्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 28 दिसंबर 2025 को उस दिन ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड लो पर पहुंच जाती है। महंगाई ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल थी, फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे। ये प्रोटेस्ट एक ग्रुप या एक शहर तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि इस प्रोटेस्ट में ईरान की पूरी जनता शामिल थी। तो प्रोटेस्ट शुरू होता है इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन से, इन्फ्लेशन के कारण। जब वहाँ के लोकल शॉपकीपर बाजार बंद करके स्ट्राइक पर आते हैं, सारे शॉप्स बंद। अब धीरे धीरे करके ये इकोनॉमिक गुस्सा सड़कों पर आ जाता है। इस बार प्रोटेस्ट का कोई एक फेस नहीं था या कोई एक लीडर जिसे पकड़ करके जेल में डाल दे और प्रोटेस्ट शांत हो जाए, ऐसा नहीं था। जनवरी के पहले हफ्ते में सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है और धीरे धीरे करके स्लोगन का टोन बदलने लगता है। पहले बात सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी तक थी, लेकिन आज ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके हैं। जैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है, स्टेट का पहला रिस्पॉन्स था इंटरनेट शटडाउन, जिससे कि ईरान से कोई न्यूज़ बाहर ना जा सके, प्रोटेस्ट को कंट्रोल में किया जा सके। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता। ये प्रोटेस्ट कोई एक दिन की फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा है पिछले 4-5 दशकों का। तो आज जब हम ईरान के सड़कों पर प्रोटेस्ट देखते हैं, लोगों का गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, तो पहली नज़र में ये लग सकता है कि ये सब अचानक से हुआ, जैसे एक दिन पहले तक सब नॉर्मल होगा और अगले ही दिन पूरा देश सड़कों पे आ गया। ये प्रोटेस्ट एक दिन का कॉन्सिक्वेंस नहीं था। तो यहाँ पे शॉकिंग बात ये नहीं है कि ये प्रोटेस्ट हुए, बल्कि यहाँ पे शॉकिंग चीज़ ये है कि ये प्रोटेस्ट इतनी देर में क्यों हुए। क्योंकि ईरान का जैसा सिस्टम बना है, जैसे वहाँ पर पावर सेंट्रलाइज की गई है, लोगों की आवाज़ को 47 सालों तक दबाया गया। ये सिस्टम इतने सालों तक टिक कैसे गया, ये बात सरप्राइजिंग है। और इसी बात को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज के ईरान और 1970s के ईरान में बहुत डिफरेंस है। उस टाइम पे विमेंस को बहुत फ्रीडम थी, म्यूजिक, पार्टी, सिनेमा सब एकदम नॉर्मल थे। उस टाइम पे ईरान जो था वो आज से बहुत बहुत मॉडर्न था। एक तरफ से इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, दूसरी तरफ मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग हो रहा था। मिडल ईस्ट में सबसे मॉडर्न कंट्रीज में से एक था ईरान। ये सब हो रहा था शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के अंडर में। शाह ने रोडें बनवाई, इंडस्ट्रीज लगवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करवाया। इनकी लीडरशिप में ईरान मॉडर्न कंट्री बनता है। ईरान काफ़ी ग्रो हो रहा था, बट साथ ही में जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है उसे क्रश कर दिया जाता है। अपोजिशन लीडर बोल नहीं सकते, मीडिया कंट्रोल था, और जो इनकी सीक्रेट पुलिस सावक थी वो लोगों को उठा ले जाती। एक्चुअली मेन बात ये थी ना कि शाह के अंडर ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, ये राजतंत्र, मोनार्की थी। एक तरह से यूएस और यूके की पपेट गवर्नमेंट ही थी। ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पे 50% कब्जा यूएस एंड यूके का ही था, और यही बात वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेड नहीं थी कि कोई बाहर का देश आकर के उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करे। ये एक चीज़ जो थी वो लोगों में स्प्रेड हो रही थी। और दूसरी बात ये कि जब कोई देश ऐसे डेवलप होता है तो वहाँ के रिलीजियस लीडर, मौलानाओं को ये बात बहुत खटकती है, क्योंकि उन्हें कोई पूछता नहीं है। इसी की वजह से उस टाइम पे एक रिलीजियस लीडर उभर करके आता है, अयतुल्ला खुमैनी। अपने भड़काऊ भाषण ऑडियो टेप में रिकॉर्ड करके आम लोगों तक पहुंचाता, स्पेशली यूथ के बीच, यूनिवर्सिटीज में, कि कैसे शाह की गवर्नमेंट उनके रिसोर्सेस बेच रहे हैं, लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। और ये चीज़ उस टाइम पे आम जनता को हिट भी किया। 1979 आते आते लोगों के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। स्टूडेंट, वर्कर, रिलीजियस ग्रुप सब एक साथ सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करता है। इसी के साथ शाह की सरकार यहाँ पे गिर जाती है और यहाँ पर आते हैं अयतुल्ला खुमैनी। 50 लाख ईरानी आए थे अयतुल्ला खुमैनी की एंट्री में।
एंड पावर में अब आता है अयतुल्ला खुमैनी। और यही वो पॉइंट होता है जहां से स्टोरी पूरी तरह से बदल जाती है। इसका कॉन्सिक्वेंस ईरान के लोग 4-5 दशकों तक देखते हैं। 1979 में मोनार्की ऑफिशियली खत्म हो गई, ईरान बन जाता है इस्लामिक रिपब्लिक। अब अयतुल्ला खुमैनी के अंडर ईरान के अंदर फिर से इस्लामिक शरिया लॉ इम्पोज किया जाता है। इस्लामिक शरिया लॉ एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो बताता है कि कैसे जीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। स्टेट और रिलीजन के बीच की जो लाइन थी वो ख़त्म हो जाती है। स्पेशली औरतों की ज़िंदगी में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हिजाब पहनना कंपलसरी हो जाता है। मोरालिटी पुलिस इंट्रोड्यूस होती है जो डिसाइड करती है कि क्या इस्लामिक है, क्या इस्लामिक नहीं है। और यहीं से ईरान की कहानी बदल जाती है। ईरान टेक्निकली एक रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, लोग वोट भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट भी है, पर ये सिर्फ सरफेस रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ईरान में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर। प्रेसिडेंट बोलता है पर सारे डिसीजन सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। फाइनल अथॉरिटी वहाँ पे सुप्रीम लीडर की होती है। सुप्रीम लीडर खमेनी की अथॉरिटी सिर्फ रिलीजियन तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि मिलिट्री, जुडिशरी, मीडिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब अगर कोई बड़ा नेशनल डिसीजन लेना है तो फिर वो कैबिनेट में नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के ऑफिस में होगा। जैसे ही ईरान के लोगों का अपनी सरकार पे गुस्सा फूटा, तभी से ये सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं रह जाता, क्योंकि ईरान कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है, मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर है। जब कोई ईरान जैसा बड़ा देश अनस्टेबल हो तो उस पर पूरी दुनिया की नजर होती है। ऑयल के प्राइसेस हिलते हैं, मिडिल ईस्ट के पावर डायनेमिक्स चेंज होते हैं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे सवाल खड़े होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजर ईरान पे टिकी हुई है कि ईरान में अब फिर से डेमोक्रेसी आएगी या मोनार्क आएगा या इस्लामिक स्टेट बनेगा। ये सब इन प्रोटेस्ट से डिसाइड होंगे, ईरान और मिडल ईस्ट की आगे की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी बोला वो आप लोगों की समझ में आया हो। एंड लास्ट में थैंक यू वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए। थैंक यू।